Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. वेलकम बैक टू माय चैनल टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। फ्रेंड, आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाटा स्टील एएपी थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 के बारे में। कल जो मैं वीडियो अपलोड किया था थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1, वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताया था, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ के बारे में एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन दिया था। ओके, आज हम पार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, बट टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए काफ़ी बेहतरीन मौका है। जो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, जो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट डोमेन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी जो डिफरेंट डोमेन से है, मेक श्योर कि उनका भी क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप अलग डोमेन से हो तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन मैं निकाल के इसमें डाला हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊँगा, आप लोग उसे ज़रूर याद करना। जो भी एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा पार्ट बताऊँगा, उसको लेकर ज़रूर सर्च करके फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक डिवाइस है, इसमें बताना है आपको कि स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट क्या होता है थर्मोमीटर का, थर्मोमेट्री का। राइट, आपको यहाँ पर आंसर दिखता होगा, आंसर नंबर बी है। आंसर नंबर बी यहाँ पर क्या है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। राइट, अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या है कि आफ्टर 1954 ओनली वन फिक्स पॉइंट हैज़ बीन यूज्ड। सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट यूज़ किया गया है थर्मोमेट्री का, जो क्या है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक बार सर्च करो, उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज लो कि और क्या उसमें आ सकता है, ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू कितना होता है, क्या होता है थर्मोमेट्री का मतलब क्या होता है। इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है और होप सो इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है। राइट, उसका जो फार्मूलाज होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैकेनिकल वर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से मैकेनिकल डिपार्टमेंट के मैकेनिकल वर्क क्या होता है, डेफिनेटली इसका आंसर आप इजीली दे पाओ। इसका आंसर जो है आंसर नंबर बी है। बी में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, या बी दे सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पैरेलल टू द फोर्स। अब यहाँ पर ही जो प्रोडक्ट बता रहा है ना, फोर्स एंड डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, जो किसी भी कंपोनेंट में आप अगर फोर्स लगा रहे हो, वो जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगना चाहिए, तब वो कहलाएगा मैकेनिकल वर्क। राइट, अगर कोई डिवाइस है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें आप फोर्स लगा रहे हो, तो वो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द सब्जेक्ट होगा, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वर्क। अंडरस्टूड। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है, देखिए, द वर्क इज़ डन बाय अ फोर्स। काम जो होता है वो फोर्स के द्वारा होता है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर। ठीक है, मूविंग इन द फोर्स डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन बॉडी मूव करेगा, तो उसमें हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल वर्क। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लेते हैं कि एक हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। राइट, इसको आप फोर्स लगा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड से एक राइट साइड में आप एक फोर्स लगा रहे हो जो इस ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर रहेगा, तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, मैकेनिकल वर्क। और ये मैग्नीट्यूड होता है किसका, फोर्स का, इनटू जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल वर्क। थर्ड क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, फॉर्मूलाज बेसिस है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। इंजन का मैकेनिकल एफिशिएंसी की फार्मूलाज क्या है, इसमें से आपको फार्मूला बताना है। ठीक है, अब डिफरेंट फार्मूला होता है। फार्मूला में क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप उस चीज़ के बारे में फार्मूला पता है, तो डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में पता भी होना चाहिए कि वो पार्ट क्या है। राइट, जैसे इसका आंसर जो है बी पी डिवाइड बाई आई पी। अब बी पी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बी पी का मतलब हो रहा है ब्रेक पावर। ठीक है, ब्रेक पावर, और आई पी का मतलब होता है इंडिकेटेड पावर। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होता है, देखिए यहाँ पर ही बी पी बाई आई पी ये फॉर्मूला है मैकेनिकल एफिशिएंसी किसी भी इंजन का। राइट, एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ, जैसे कि ब्रेक पावर जो है वो लेस देन होता है इंडिकेटेड पावर, एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी इज गिवन बाय बी पी बाई आई पी। जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ बी पी बाई आई पी, ये क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है बी पी बाई आई पी। बी पी का मतलब होता है ब्रेक पावर, आई पी का मतलब होता है इंडिकेटेड पावर। लेकिन
ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बीपी इज डैश देन इंडिकेटेड पावर, तो बीपी जो है हमेशा कम होता है इंडिकेटेड पावर से। ठीक है, आपको दूसरा क्वेश्चन में मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन डज शाफ्ट यूजेज टू डू वर्क। आप लोगों ने पढ़ा होगा शाफ्ट के बारे में, राइट। शाफ्ट को यूज़ करते हैं हम लोग पावर को ट्रांसमिट करने में। डिफरेंट मैकेनिकल वर्क में शाफ्ट का यूज़ होता है। आप गाड़ी में देख लो, इंजन में देख लो, वहाँ पर शाफ्ट होता है, राइट। आप किसी भी ट्रांसमिशन डिवाइस में देख लो, आप गियर में देख लो, गियर में हम लोग शाफ्ट का यूज़ करते हैं। शाफ्ट जो होता है इस तरीके से बना होता है, ठीक है। अब इनमें से बताना आपको कि शाफ्ट का कौन सा मोशन होता है इन गिवन ऑप्शन पे। आंसर नंबर सी है। सी क्या है? रोटेशनल मोशन। यस, करेक्ट। शाफ्ट जो है हमेशा रोटेट करता है, राइट। रोटेट करता है तो रोटेशन में क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो शाफ्ट है और ये शाफ्ट से ये हमारा पहला शाफ्ट हो गया, ये हमारा दूसरा शाफ्ट हो गया। ये शाफ्ट में हमारा पावर है और सेकंड शाफ्ट में हमें पावर को ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिट करने का जो डिवाइस होता है वो काफ़ी डिवाइस है। चाहे आप पावर को ट्रांसमिट कर सकते हो गियर का यूज़, गियर की मदद से, रोप की मदद से, ठीक है, चेन की मदद से। डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिवाइस होते हैं पावर को ट्रांसमिट करने में, लेकिन शाफ्ट एक मेन कंपोनेंट है पावर को ट्रांसमिट करने में, ठीक है। लेकिन एक शाफ्ट से अगर दूसरे शाफ्ट में आपको पावर ट्रांसमिट करना है तभी हम ट्रांसमिशन डिवाइस लगाते हैं, जैसे गियर, रोप, बेल्ट, चेन, ये सब ट्रांसमिशन डिवाइस है। तो शाफ्ट का जो रोटेशन होता है वो क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। मीन्स उसका मोशन ही रोटेशन होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हूँ मैं कि व्हेन ए शाफ्ट इज रोटेटेड बाय ए मोटर, जब एक मोटर से शाफ्ट रोटेट करता है तो दे इज वर्क ट्रांसफर इनटू द सिस्टम, करेक्ट। अगर किसी मोटर में शाफ्ट हम लोग लगाते हैं तो शाफ्ट को लगाने का एक ही मकसद होता है, पावर को ट्रांसमिट करने में, वर्क को ट्रांसमिट करने में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, हीट फ्लो इन अ सिस्टम इज डैश एंड हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम इज डैश। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको यहाँ फिर फिल करना है। सिस्टम का मतलब क्या होता है फ्रेंड? सिस्टम का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर ही हम किसी वर्क को करते हैं, वो हमारा सिस्टम हो गया। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, गाड़ी में जो इंजन होता है तो इंजन का जो सिलेंड्रिकल जो बॉक्स होता है उसको हम बोलेंगे एक सिस्टम, ठीक है। सिलेंड्रिकल बॉक्स में पिस्टन जो है अप एंड डाउन मूव करता है, तो वो सिलेंडर जो गैप है उसको हम बोलेंगे एक सिस्टम, ठीक है। अब हीट फ्लो इनटू ए सिस्टम, हीट फ्लो एक सिस्टम के अंदर और हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के बाहर, इस क्या होता है? देखिए हमेशा डी इसका करेक्ट आंसर है। डी में क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव। मीन्स जब कभी भी हीट जो है अगर सिस्टम के अंदर जा रहा है तो उस हीट फ्लो को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव हीट फ्लो, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव हीट फ्लो होगा। और जब सिस्टम से मेरा हीट बाहर की तरफ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? नेगेटिव हीट फ्लो। इतना आपको याद रखना है। अब इसको याद कैसे करना, देखिए एक सिस्टम ले लीजिए आप। अब कोई भी हीट आ रहा है अंदर, इसका मतलब हीट को हम गेन कर रहे हैं, अंदर आ रहा है, गेन कर रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। और सिस्टम से अगर कोई भी हीट निकल रहा है मतलब लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब यहाँ पे नेगेटिव मान लेना आप। तो आपको इस तरीके से याद भी हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, देखिए द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर इज टेकन फ्रॉम द हायर टेम्परेचर सिस्टम टू द लोअर टेम्परेचर सिस्टम। यस, हमेशा जो डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन मतलब जहाँ से हीट फ्लो कर रहा है, मतलब किस दिशा में जाएगा, वो सिस्टम के अंदर या फिर सिस्टम के बाहर जाएगा। तो हमेशा जो हीट होता है वो कहाँ से ट्रांसफ़र होता है? हायर टेम्परेचर सिस्टम से लेकर लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास दो सिस्टम है, ये मेरा पहला सिस्टम है एंड दिस इज़ माय सेकंड सिस्टम। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा सिस्टम हो गया। तो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है, पहला सिस्टम टेम्परेचर काफ़ी हाई है और इसका टेम्परेचर काफ़ी लो, तो हीट जो फ्लो होगा ना वो 1 से 2 की तरफ जाएगा, ना कि 2 से 1 की तरफ आएगा। 2 से 1 की तरफ नहीं आएगा। जहाँ पर जिस सिस्टम में ज़्यादा हीट है वहीं से मेरा लोअर हीट में ट्रांसफ़र होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। इसमें बोलिए मत, काफ़ी ईजी है। सिक्स क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ही व्हाट डज जैसे लिखा है कि m इंटू जी इंटू जी, ठीक है, क्या देता है ये, मतलब ये किसका फॉर्मूला है?
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी मैकेनिकल के डिपार्टमेंट के हैं या फिर सिविल डिपार्टमेंट के या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं और भी डिफरेंट डोमेन्स है जो आपका न्यूमेरिकल वाइज है, क्योंकि देखो यहाँ पर ही एमसीक्यू होता है, राइट। एमसीक्यू होता है और एमसीक्यू में आपसे ज़्यादा लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते बिकॉज इसका टाइम ही इतना कम रहता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेंगे तो डिफ़िकल्टी हो जाएगा हर स्टूडेंट को उसको सॉल्व करने की। तो वो लोग क्या करते हैं कि एमसीक्यू में आपको किसी भी सब्जेक्ट का डायरेक्टली फार्मूलाज पूछ लेंगे कि इनका फार्मूला क्या है, तो आपको न्यूमेरिकल भी आना चाहिए बनाने के लिए, देन यू गेट टू नो अबाउट द फार्मूला। ठीक है, जैसे कि एम इंटू जी इंटू जी का इसका फॉर्मूला क्या है, तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब इसका क्या है कि मैक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, द एवर फॉर्मूला गिव्स द मैक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा आपसे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एम इंटू जी, ठीक है, ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन का ये फॉर्मूला है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला है कि द इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर। आपको यहाँ पर बताना है कि जो इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी ये किस टेम्परेचर का फंक्शन होता है, मीन्स फंक्शन होता है किसके लिए। तो आंसर जो है वो डी है, आइडियल गैस के लिए। ठीक, आइडियल गैस के लिए इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी फंक्शन होता है टेम्परेचर का आइडियल गैस के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हूँ मैं कि द इंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस में, सिर्फ टेम्परेचर में। क्यों? बिकॉज द इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस का वो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे। ओके, 8th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज मास ट्रांसफर अकर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में ही काफ़ी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आने वाले एग्जाम्स में। अब यहाँ पर ही आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इसमें मास ट्रांसफ़र करता है अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। मीन्स अगर मान लेते हैं ये हमारा सिस्टम है और ये सिस्टम का बाउंड्री है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये सिस्टम का बाउंड्री है और इसके अंदर ये सिस्टम छिपा हुआ है, सिस्टम हम बना चुके हैं। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन में से बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पर ही ये बाउंड्री से मेरा मास ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र अलग होता है फ्रेंड, आइए इसमें से क्या होगा, मास ट्रांसफ़र होगा। ऐसा कौन सा सिस्टम? तो आंसर नंबर सी है, इज़ द करेक्ट, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, जो मेरा बाउंड्री होता है वो आपको दिखता नहीं है। मीन्स दिखता मतलब उसमें कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम में कोई भी अगर वर्चुअल बाउंड्री भी है तो वहाँ से मेरा हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र दोनों होता है ओपन सिस्टम में। आपको ये पता होना चाहिए, ओपन सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र बाउंड्री से दोनों ही ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पर ही ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप अगर ये सर्च करोगे तो आपको और भी ज़्यादा नॉलेज इन चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन, when more than one fluid stream enter or leaves the control volume, which of the following type of balance is taken। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मीन्स मास बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है कि बोथ एनर्जी एंड मास बैलेंस आर कंसिडर है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा फ्लूइड स्ट्रीम इंटर करता है या लीव्स करता है किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम में, तो इसमें से कौन सा बैलेंस होता है, मास बैलेंस होता है एंड एनर्जी बैलेंस होता है, दोनों ही बैलेंस करते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 10th क्वेश्चन में क्या है कि फ्लूइड फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोटल्स द फ्लो। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा थ्रोटल है जहाँ पर फ्लूइड फ्लो होता है। जैसे ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द मेंशन, मीन्स पार्शली ओपन वाल्व से भी फ्लूइड फ्लो होता है, ऑरिफाइस से भी होता है एंड पोरस प्लग से भी होता है। यहाँ पर क्या है कि देखिए, इन ऑल ऑफ द गिवन केसेस दिस इज एन एप्लीकेबल ड्रॉप इन प्रेशर एंड हेंस द फ्लो इज थ्रोटल। हम लोग इंजन में क्या करते हैं, हम लोग जो इंजन में होता है उसे थ्रोटल करते हैं, राइट। तो उसमें से क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो गिरता है, मेरा पिस्टन एंड सिलेंडर में आता है, फिर वो कंबशन होता है, फिर जलता है, फिर एनर्जी आता है, फिर ट्रांसफ़र करता है, तो थ्रोटल होता है उसमें।
वन मोर क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, रेट ऑफ एनर्जी इंक्रीज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज गिवन बाय। मीन्स विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब होता है यहाँ पे ना ही हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं ना ही घटा रहे, वॉल्यूम जो है मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो रेट ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज गिवन बाय। आंसर जो है आपको यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा बिकॉज ये काफ़ी ईजी है। आप लोग प्लीज़ इस सर्च करके मुझे कमेंट ज़रूर करना है इसका आंसर, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में दिया हूँ यहाँ पर ही। जैसे कि पहला ऑप्शन में रेट ऑफ एनर्जी इन फ्लो इनटू रेट ऑफ एनर्जी आउट फ्लो। सेम बी में, सी में, डी में प्लस माइनस का सिर्फ अंतर है। आप लोग को बताना है सर्च करके, नेट में जाकर प्लीज़ सर्च करिए और इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट में करना, ताकि इसका आंसर क्या होगा। आप जब सर्च करोगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको ना ही ये क्वेश्चन का आंसर बल्कि आपको एक्स्ट्रा पार्ट ज़रूर पता लग जाएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर मिल जाएगा इस चीज़ को सर्च करने पे, ठीक है। आपको कंट्रोल वॉल्यूम के मतलब समझ आएगा, रेट ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस कैसे कैसे होता है उस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको, और रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ एनर्जी इन फ्लो एंड आउट फ्लो का भी आपको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ के में मैं डिफरेंट डोमेन का ज़रूर क्वेश्चन पेपर डालूंगा। जो प्रीवियस ईयर के टाटा स्टील एएपी का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो मैं निकाल चुका हूँ। कल मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। एंड जो भी क्वेश्चन मुझे पूछना है डेफिनेटली आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। बहुत सारे एक जियोलॉजी का आई थिंक मांग रहे हैं सिलेबस, वो मैं सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं ज़रूर उनके लिए अपलोड कर दूंगा। एंड जो भी न्यू बच्चे हैं अभी तक मेरे चैनल पे, तो अगर आपको टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं किए गए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाके आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बच्चे 700 प्लस वहाँ पर ही टाटा स्टील के प्रिपरेशन करने वाले वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो मे भी होपफुली आपको वहाँ पर ही सारे मदद वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और जब एग्ज़ाम होगा आपका 24 25 को है, किसी को 23 को भी है, तो सभी एग्ज़ाम में आप लोगों को क्लियर भी कराऊंगा। जो भी डाउट होता है डायरेक्टली आप मुझसे पूछें, मैं वो सबका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।